TY BCom कंप्यूटर्स के जो सीरीज़ अपनी चल रही है, ठीक है, सेम 5 के लिए उसको कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा लास्ट जो सेशन में मैंने एक्सेल स्टार्ट किया था बच्चों। तो एक्सेल में कैसा है, आपके 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के। तो जो 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन है ना आपका, ठीक है, वो तो आपका होता है फंक्शंस, वो मैंने आप लोगों को करा दिया। और मेरे ख्याल से अराउंड वट एवर नंबर ऑफ फंक्शंस, लाइक मेरे ख्याल से 21 मैथमेटिकल और फाइनेंशियल फंक्शंस, टोटल मिला के आपके 21 फंक्शंस थे, वो हमने रन करके दिखा दिए मैंने। उसकी आपको फाइल मिल जाएगी, वो रेडी रखो। हाँ, अब जरा जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, उसके ऊपर टारगेट करते हैं, ठीक है। 8 मार्क्स मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8 मार्क्स है ना, 8 मार्क्स, तो वो 8 मार्क्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, लेट्स सी। तो बच्चों लोग 2-3 पेपर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पहले उसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो ध्यान से। 7 मार्क्स में मैंने आपको क्या बोला, आपको टारगेट लेके चलना है फंक्शंस। ओके, 7 मार्क्स में तो टारगेट लेके चलना है फंक्शन, बिकॉज कितने फंक्शंस है, 21। तो अगर आप 21 फंक्शंस पढ़ के जाते हो तो आपको 7 फंक्शंस वो पूछेंगे। और वट एवर फंक्शन दे आस्क, जैसे यहाँ पे दिख रहा है देखो, PV, NPR और PMT, ये आपके 3 फाइनेंशियल फंक्शंस है। और फिर सम, मीन, ABS और राउंड डाउन, ये कौन से फंक्शंस है, ये आपके न्यूमेरिक फंक्शंस है, ठीक है ना। तो ये जो 7 मार्क है ना, इसके लिए टेंशन नहीं है, अभी थोड़ा सा 8 मार्क्स पे फोकस करते हैं। हाँ, अभी 8 मार्क का क्वेश्चन देखो कैसा है, ठीक है। अब उन्होंने ये वाले पेपर में कैसा पूछा है कि ये डेटा दिया है एक्सेल का, और नीचे लिखा है कि स्टेप्स लिखो टू क्रिएट। बच्चों लोग, राइट द स्टेप्स, स्टेप मतलब स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, राइट अ स्टेप्स टू क्रिएट अ पाइवोट टेबल, ओके, शोइंग द एवरेज सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी, एवरेज सैलरी एंड मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। मतलब ये पाइवोट टेबल का क्वेश्चन है। चलो, उसके नीचे ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, ये एक फॉर्मूला बनाने का क्वेश्चन है, जिसमें डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन निकालना है WDV मेथड से, और ये निकालना है उसका WDV वैल्यू, जो रिटर्न डाउन वैल्यूज़ है ना, बैलेंस शीट में आती है, वो निकालना है। मतलब एक पाइवोट टेबल का क्वेश्चन है और एक फार्मूला वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक और पेपर देखते हैं, ये वाला। हाँ, अब ये पेपर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करो, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के 8 मार्क्स का। हाँ, एक उन्होंने फार्मूला वाला क्वेश्चन पूछा, जिसमें DA HRA ग्रॉस टैक्स नेट वगैरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे उन्होंने उसके क्वेश्चंस बोले। और फिर हाँ, 8 मार्क्स में दूसरा ये भी फार्मूला वाला क्वेश्चन है, मतलब दोनों के दोनों फार्मूलाज, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन, एक पेपर में कैसा था, एक में पाइवोट टेबल और एक में फार्मूला, और इसमें दोनों फार्मूला, दोनों के दोनों एक्सेल के फार्मूला। चलो एक और पेपर देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोग का, हाँ, टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, मतलब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन के साथ ये वाला, फॉर द फॉलोइंग स्प्रेडशीट राइट द स्टेप्स, बच्चे लोग इसमें स्टेप्स लिखने को पूछा, टू ऑब्टेन द सब टोटल ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स का सब टोटल निकालने का। मतलब एक में स्टेप्स पूछा, एक में फार्मूला वाला क्वेश्चन पूछा। चलो एक पेपर और देखते हैं, ये वाला। हाँ, ये तो देखा था, 3 पेपर देखा ना हम लोग ने। बच्चे लोग, एक चीज़ देखा आप लोग ने, जितना मतलब बोलते हैं ना स्ट्रिक्टली उनका पैटर्न होता है ना MySQL का, वैसा एक्सेल का नहीं है। अच्छा, एक्सेल में कभी कभी ऐसा भी कोई पेपर हो सकता है जिसमें दोनों 8 मार्क के क्वेश्चन में स्टेप्स पूछा हो। तो बच्चों रेडी रहो, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। कभी कभी वो बाकी सब पूरा पेपर पैटर्न फिक्स होता है, खाली ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो A वाला पार्ट है ना, स्टार्टिंग का 8 मार्क्स का, इसमें वो क्या करते हैं, कभी कभी दोनों फार्मूला, समटाइम दे आस्क बोथ द क्वेश्चन फार्मूला, समटाइम दे आस्क 1 फार्मूला 1 स्टेप्स, और कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि दोनों के दोनों स्टेप्स पूछे। अब सवाल ये होता है, सर स्टेप्स कौन से, अभी जैसे हम लोग ने जो स्टेप्स देखे, एक में सब टोटल था और एक में पाइवोट टेबल था, ठीक है। तो अभी तुम लोग के दिमाग में आएगा बच्चों कि सर उस स्टेप्स में कौन से टॉपिक के स्टेप्स पढ़ के जाने, ठीक है। तो स्टेप्स भी पढ़ के जाओ और फार्मूला भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इनका फिक्स नहीं है। वापस मैं बोल रहा हूँ, या तो दोनों फार्मूला के क्वेश्चन होंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन, या फिर एक फार्मूला होगा और एक स्टेप्स होगा,
ये भी पॉसिबल है, मैंने पेपर में दिखाया आप लोग को। अच्छा बच्चों, ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने क्वेश्चन नंबर 8 में फार्मूलाज पूछा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वो 7 मार्क्स में फार्मूलाज आएगा तो अपने को वो फार्मूला का यूज़ ही नहीं है कुछ, बिकॉज उसके अंदर से तो अपने को फंक्शन अटैम्प्ट करना है, करेक्ट ना। तो अगर दोनों के दोनों क्वेश्चन स्टेप्स के पूछे तो इसका मतलब क्या पता है कि ये पूरा डिस्कशन का एक कंक्लूजन क्या निकला पता है, कि आप लोग को स्टेप्स भी पढ़ के जाने हैं और आप लोग को फार्मूलाज भी करके जाना है। दोनों ऑप्शन में से अगर एक करके जाओगे ना तो दैट मीन्स यू आर एक्चुअली टेकिंग द रिस्क ऑफ 8 मार्क्स। एक्सेल का 8 मार्क का आप रिस्क ले रहे हो, एक ध्यान में रखना बच्चे लोग। इसीलिए व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज स्टेप्स भी पढ़ के जाओ और फार्मूला भी सॉल्व करके जाओ। अच्छा, अभी सब क्वेश्चन ये आता है सर स्टेप्स कौन से टॉपिक का। 1 मिनट, ये एक्सेल का नोट्स है, ये आप लोग का एक्सेल का नोट्स, ठीक है। अभी इसमें ऊपर 3 टॉपिक के नाम लिखे हैं। एक है सॉर्ट मतलब सॉर्टिंग, एक है सब टोटल और एक है पाइवोट टेबल। फिर से एक बार, एक है सॉर्ट, एक है सब टोटल और एक है पाइवोट टेबल। बच्चे लोग ये 3 टॉपिक के आपको स्टेप्स बताऊंगा कैसे स्टेप्स आते हैं, बट आपको 3 देखो, एक पेपर में सब पाइवोट टेबल पूछा था और एक पेपर में उन्होंने सब टोटल पूछा था, करेक्ट ना। और सॉर्टिंग भी पूछ सकते हैं, सॉर्ट मतलब हाउ वी सॉर्ट द डेटा, सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो स्टेप्स में आपको 3 टॉपिक रेडी करने हैं, सब टोटल, पाइवोट टेबल और सॉर्टिंग, ठीक है। और उसके बाद फिर आप लोग का स्टेप्स में बाद में करा रहा हूँ, पहले मैं फार्मूला सॉल्व करा रहा हूँ। फार्मूला वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखता हूँ और आपको पूरा उसको कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड बताता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ये वाले बाद में देखेंगे, ऑब्जेक्टिव का अलग से सेशन लूँगा। बच्चे लोग ये देखो ना, मैंने यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, देखते हैं हाउ मेनी आर देयर। 7 क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब ये 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपका एकदम कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा कि फार्मूला अगर बेस्ड क्वेश्चंस आए तो किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। बच्चों एकदम ध्यान से, फार्मूला वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, चलो अभी ये क्वेश्चन है और यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इधर थोड़ा इसकी विजिबिलिटी कम करके जगह बड़ी कर लेते हैं, इतनी जगह में आराम से हो जाएगा। और आपको लिखना कैसे है वो ज़रा ध्यान से देखना। इन्होंने क्या बोला है कि ये वर्कशीट दिया है, बच्चों लोग वर्कशीट दिया है, नेम, सब्जेक्ट के मार्क्स, आईटी, टैक्स, एमएचआरएम, ओके, फिर इको के मार्क्स, और उन्होंने बोला टोटल और एवरेज, यहाँ पे लिखा है टोटल और एवरेज। वैसे नॉर्मली टोटल आपको पता है बच्चों सम से आता है और एवरेज फंक्शन से आता है। बट एक मिनट, पहले नीचे जो ए बी और सी दिया ना, पहले वो ध्यान से देख लो उन लोग क्या बोल रहे हैं। बच्चे लोग उन लोग बोल रहे हैं टोटल मार्क्स निकालो एफ में। यहाँ पे एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स मतलब ये चारों का टोटल, ओके। अभी जैसे ये कीर्ति, तो कीर्ति के चारों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे आएंगे। फिर दूसरा रिद्धि, ये उसके चारों सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो एक्सेल में अगर आपको ये टोटल निकालना है तो बच्चों कैसे मतलब आपको स्टेप्स लिखना है। मतलब आपका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए पता है, कि कोई बच्चा स्टेप्स पढ़ के अगर एक्सेल ऑन है तो उसका वो जो सॉल्यूशन है ना वो हो जाना चाहिए। मतलब आपको इस तरह से स्टेप्स लिखना है। मतलब मैं पूरा आपको राइटिंग का ये बता रहा हूँ बच्चों पेपर में। चलो तो आपका हाँ आंसर तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, स्मॉल ए वाला पार्ट, ओके। स्मॉल ए में क्या लिखा है, टोटल मार्क्स इन कॉलम एफ। तो आपको हेडिंग क्या देना है बच्चों यहाँ पे, टू कैलकुलेट या टू फाइंड, सो टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, टोटल। फिर इसको अंडरलाइन कर देना। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले स्टेप्स बता रहे हो टोटल कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप टोटल निकालने का स्टेप्स बता रहे हो। अच्छा, टोटल निकालने के लिए आप सबसे पहले किधर जाओगे बच्चों, तो वो F2 में जाओगे, तो उसका भी स्टेप लिखने का। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है पता है, क्लिक एट सेल, क्लिक एट, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको पूरा वर्डिंग लिख के दिखा रहा हूँ, ओके। बाद में मैं खाली वो बता दूंगा कि यहाँ पे उसका मेथड आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लिक एट सेल, सेल का एड्रेस क्या है, F2, सो क्लिक एट सेल F2 एंड उधर जाके आप क्या करोगे, टाइप द फार्मूला।
क्लिक एट सेल F2 एंड टाइप द फॉर्मूला, टाइप द फॉर्मूला एज, फिर फॉर्मूला न्यू लाइन में लेना इक्वल टू से। बच्चे लोग फॉर्मूला हमेशा न्यू लाइन में लेना, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला पर्सन होगा उसका पूरा फोकस रहेगा ये वाले फार्मूला के ऊपर, ठीक है। हाँ, अभी इसका सम कैसे निकालने का, यहाँ पे देखो क्या दिया है, टोटल मार्क्स कहाँ पे निकालना है, एफ में। तो टोटल कैसे निकलेगा, सम ऑफ दिस रेंज। तो यहाँ पे देना है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ तक, तो आपको पहले स्टूडेंट्स का टोटल निकालना है। इट इज़ फ्रॉम B2 से कोलन, ध्यान से देखो बच्चों, कीर्ति का पहला जो मार्क्स है वो 86 है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम B2 कोलन कोलन कहाँ तक, इको तक। इको का क्या है एड्रेस, E2 ब्रैकेट बंद, और ये साइन है ना जो, ये इंटर का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ इंटर, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने इंटर किया आप F2 में नहीं, आप तो F3 में आ गए, बट ड्रैग आपको वापस F2 से करना है ना फिल हैंडल को, तो उसका स्टेप वापस आपको लिखना पड़ेगा इधर। क्लिक एट सेल F2 अगेन एंड बच्चों एंड ड्रैग, वो जो हम लोग डॉट को नहीं माउस से पकड़ के लेते हैं ना, खींचते हैं नीचे, उसको बोलते हैं ड्रैग फिल हैंडल अप टू, एक मिनट इसको ऊपर ले लो, थोड़ा क्लियर आ जाएगा, पता चल जाएगा। हाँ, तो बच्चे लोग क्लिक एट सेल F2 अगेन एंड ड्रैग फिल हैंडल अप टू कितना, तो जरा वो देख लो, अप टू सेल F मिताली तक ना, F वॉट 7 तक मत ले लेना बच्चों, 7 में हाईएस्ट लिखा है, देखो वो बच्चे का मार्क्स, बच्चे का नाम नहीं हो, ठीक है ना। तो F6 अप टू F6। नाउ दिस इज योर ए का सॉल्यूशन। बच्चे लोग ये आप लोग का ए का सॉल्यूशन रेडी। ओके, फिर से एक बार देखो इसको कैसे निकाला। पहले आपने क्या कैलकुलेट किया, उसको हेडिंग दो, टू कैलकुलेट टोटल, फिर क्लिक एट सेल F2 एंड टाइप द फॉर्मूला एज, फिर उसके बाद फार्मूला दो, फिर फार्मूला इक्वल टू सम, एक निकालो, और फिर आपको ड्रैग करना है ना, तो ड्रैग करने के लिए क्लिक एट सेल F2 अगेन एंड ड्रैग फिल हैंडल अप टू सेल F6। ये बच्चे लोग देखो, यहाँ पे आप लोग एक्सेल वर्क करके नहीं दिखा रहे हो, वो सेम प्रैक्टिकल वर्किंग का स्टेप्स बता रहे हो। देखो ना ऊपर ये देखो, यहाँ पे वर्ड देखो, स्टेप्स, राइट द स्टेप्स टू ऑब्टेन, तो आपको यहाँ पे स्टेप्स लिख के बताने, आप इसमें एक्सेल का कैलकुलेशन करके नहीं बता रहे हो। जो भी चीज़ है आपको उसको थेरेटिकली वे में दिखाना है, प्रैक्टिकल चीज़ को थेरी में प्रेजेंट करने को आना चाहिए बच्चे लोग। दिस इज द वे यू हैव टू स्पेसिफाई द आंसर। चलो अभी दूसरा क्या बोला उसने, एवरेज मार्क्स जो है ना वो निकालो एज द एवरेज ऑफ बेस्ट ऑफ 3, मतलब यहाँ पे ना 4 सब्जेक्ट में बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज निकालना है। सुनो, ये नॉर्मल एवरेज वाला फंक्शन नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एवरेज अगर आप यूज़ करते हैं ना बच्चों, तो वो नॉर्मल एवरेज चारों सब्जेक्ट का एवरेज निकालता, चारों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 4, वो वाला एवरेज आता। बट ये बेस्ट ऑफ 3 है। आपको पता है ना बच्चों, 10th वाले बच्चे का कैसा होता है, 6 सब्जेक्ट है, बट उनके जो परसेंटेज है वो बेस्ट ऑफ 5 के निकलते हैं, इसलिए उनके परसेंटेज थोड़े बढ़ते हैं, बेस्ट ऑफ 5 में उनके परसेंटेज बढ़ते हैं, करेक्ट ना। यहाँ पे मैं बेस्ट ऑफ 5 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट ही 4 है, तो मैं यहाँ पे बेस्ट ऑफ 3 लूँगा। तो बच्चे लोग अभी बेस्ट ऑफ 3 कैसे लेना है वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बेस्ट ऑफ 3 के लिए जो ऊपर जो हेडिंग आएगी वो आएगी टू कैलकुलेट एवरेज, ऊपर हेडिंग आएगी टू कैलकुलेट एवरेज। अभी आप लोग को ये वर्डिंग तो लिखने के लिए आ जाएगा। मैं एक बार वापस इसको ज़रा नीचे ले लूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को। हाँ चलो इसका कलर चेंज करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज, इस बार ब्लैक, ठीक है। क्या लिखने का, टू फाइंड या टू कैलकुलेट, दोनों चलेगा बच्चों। तो हमने कैलकुलेट लिखा तो इसको भी कैलकुलेट ही लिखते, चलो चेंज नहीं करते। टू कैलकुलेट एवरेज, ऊपर इसका कॉलम का हेडिंग क्या है, एवरेज, तो टू कैलकुलेट एवरेज, अंडरलाइन। अभी इसके लिए किधर जाना पड़ेगा आपको, G2 में, बाकी सेम है, वर्डिंग सेम। तो आपको एक तो इधर G2 देना है, इधर G2 देना है, और इधर G6 देना है बच्चे लोग। ये दोनों लाइन, ये और ये सेम टू सेम, ओके। F2 की जगह G2
फिर से नीचे F2 की जगह G2, और जहाँ पे F6 है ना उसकी जगह पे G6। ठीक है, चलो अभी इसके अंदर का मेन फार्मूला वो कौन सा होगा, लेट्स सी। क्योंकि जो वर्डिंग है वो तो मैंने आपको ट्रेंड कर दिया कि हेडिंग देके ना, हेडिंग टू कैलकुलेट एवरेज, तो सेम टू सेम लाइन वंस अगेन, बट अंदर का फार्मूला क्या होगा सर, वो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मेन तो फार्मूला है ना, मतलब जो पर्सन पेपर चेक करेगा ना उसका पूरा ध्यान फार्मूला की तरफ रहेगा, वर्डिंग पे ध्यान नहीं देगा। हाँ, लेकिन वर्डिंग से इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो आप जो वर्डिंग लिख रहे हो ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, तो फिर अभी वो फार्मूला क्या होगा बेस्ट ऑफ 3 का। बच्चे लोग ये क्वेश्चन में ना लॉजिक समझो, इसमें ना 4 सब्जेक्ट है, मतलब अगर मैं एवरेज यूज़ करता हूँ तो बेस्ट ऑफ 3 नहीं होगा, वो तो नॉर्मल एवरेज निकलेगा। तो बेस्ट ऑफ 3 कैसे निकालने का, आपने जो टोटल निकाला है ना, टोटल, वो टोटल जो है ना वो 4 का टोटल है, उसमें से इस पूरे सब्जेक्ट का मिनिमम मार्क्स लेके मीन रिमूव कर दो, तो फिर वो टोटल नया बनेगा 3 सब्जेक्ट का, उसको मैनुअली डिवाइड करो 3 से, 4 से नहीं 3 से। तो मैं आप लोग को बच्चों यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, इक्वल टू पहले ब्रैकेट टोटल आपका कहाँ पे है, वेयर इज़ द टोटल, F2 में, तो बच्चों ब्रैकेट में F2, मतलब ये जो टोटल है ना, ये टोटल 4 सब्जेक्ट का टोटल है, आपको चाहिए 3 सब्जेक्ट का टोटल, उसमें से भी जो सबसे मिनिमम मार्क्स होगा ना वो माइनस कर दो। तो देयर इज़ अ फंक्शन कॉल्ड मीन। अभी आप बोलोगे सर मीन का रेंज क्या, तो बच्चे लोग वो जो सम का रेंज था ना वही मीन का रेंज, कहाँ से कहाँ तक, B2 से E2, फिर एक और ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट जो पहला बंद है वो मीन का ब्रैकेट बंद है, जरा ध्यान रखना, और एक ब्रैकेट बंद है वो स्टार्टिंग जो लिया था ना उसका। बच्चे लोग अभी ये जो आउटर ब्रैकेट है ना, आउटर, इसमें से जो टोटल मार्क्स निकलेंगे ना वो 3 सब्जेक्ट के निकलेंगे। आप मैनुअली इसको डिवाइडेड बाय क्या करो, 3 डिवाइडेड बाय 3। बच्चे लोग ये बन गया फॉर्मूला किसका, बेस्ट ऑफ 3 का। वापस एक बार देख लो, F2 इज़ द टोटल ऑफ 4 सब्जेक्ट, उसमें से मैंने क्या किया, सबसे जो कम मार्क्स वाला जो था ना उस रेंज का, उसको मैंने माइनस कर दिया, तो आउटर ब्रैकेट में से मेरे को मिला 3 सब्जेक्ट का टोटल, वो भी कौन से वाले, बेस्ट ऑफ 3 के, और उसको मैंने मैनुअली, यहाँ पे एवरेज यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे बच्चे लोग एक ये वाली गलती मत कर देना कि आप लोग एवरेज यूज़ करना, गलत, यहाँ पे एवरेज यूज़ मत करना, ठीक है, डिवाइड बाय 3 कर देना मैनुअली, और ये बन गया बेस्ट ऑफ 3 का एवरेज। ठीक है, हाँ, अब इन्होंने क्या बोला सी वाले पार्ट में, ये ए था, ये ए है, एक मिनट यहाँ पे लिख दो, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब आएगा आप लोग का सी का पार्ट, सी, चलो इसको जगह बना लिया मैंने यहाँ पे, इसको सीधा नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। हाँ, अभी सी में क्या बोला उसने, चलो सी के लिए वापस मैं इसका इंक चेंज कर दूँ, पेन का रेड। तो सी का सॉल्यूशन, सी, हाँ, सी में क्या बोला पहले क्वेश्चन देखो, हाईएस्ट मार्क्स सब्जेक्ट वाइज, मतलब आईटी में किसका जो हाईएस्ट मार्क्स है वो नीचे आना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल आईटी में 94 है, तो नीचे हाईएस्ट के सामने 94, फिर टैक्स में हाईएस्ट इज़ कितना 89 है, तो 89 आदित्य का, फिर एमएचआरएम में हाईएस्ट इज़ कितना 76 बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है, और फिर इको में हाईएस्ट मार्क्स कितना है 72, पता चला बच्चों। तो यहाँ पे ना अभी इधर टाइप करके इसको ड्रैग ऐसा करना पड़ेगा, और फंक्शन है मैक्स। हाँ, बट इसका मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ क्योंकि इस बार ड्रैग ऐसा नहीं ऐसा है। ओके, तो कहाँ पे जाना पड़ेगा पहले, B7 में, तो और क्या कैलकुलेट करना है, हाईएस्ट। ओके, हाईएस्ट मार्क्स, तो इसकी हेडिंग क्या होगी यहाँ पे, पहले उसको जो अंडरलाइन करने वाली हेडिंग वो होगी टू कैलकुलेट हाईएस्ट मार्क्स, अंडरलाइन कर दो। अभी ये हाईएस्ट मार्क्स के लिए आप कहाँ जाओगे बच्चों, B7 में जाओगे, तो उसका जो वर्डिंग लिखना पड़ेगा वो ऐसा लिखना पड़ेगा, क्लिक एट सेल, ये मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ, क्यों पता है, क्योंकि इसमें ड्रैग ऐसा नहीं ऐसा है, राइट में, क्लिक एट सेल, क्या है वो सेल, B7, क्लिक एट सेल B7 and type the formula as
टाइप द फार्मूला एज, फिर फार्मूला नेक्स्ट लाइन में आएगा, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट, तो वो कहाँ से कहाँ तक, B2 से B6, अपने आप हाईएस्ट मिल जाएगा ना उसमें से, मैक्स ऑफ B2 से B6, इंटर का साइन दे दो। और बच्चे लोग अभी यहाँ पे ना ड्रैग है ना राइट की तरफ होगा, मतलब B7 से नहीं E7, टोटल मत लेना, टोटल और एवरेज तक ड्रैग मत कर देना, खाली जो इको है ना इको तक, तो इको तक मतलब E तक, E7 तक, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, क्लिक एट सेल B7 अगेन एंड ड्रैग। ये जो फिल हैंडल है ना, उसको जब भी लेके आप खींचते हो ना, उसको ड्रैग बोलते हैं, ड्रैग फिल हैंडल अप टू सेल, क्या था इको वाला, E7 तक, देखो ना ऐसे ड्रैग करना है ना, B7 से E7, ठीक है। हाँ, तो ये बन गया बच्चों सॉल्यूशन, ये बना सॉल्यूशन। ओके, यानी इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन आएगा। और देखो हम लोग ने सारा चीज़ जो प्रैक्टिकल करते हैं ना उसका स्टेप्स लिखा, मतलब उसका थेरेटिकल स्टेप्स। इसमें मेन कंसेप्ट है बच्चों, फार्मूला रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। अगर फार्मूला रॉन्ग गया ना तो आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि मेन जो टीचर चेक करेगा ना पेपर, वो मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, फार्मूला पे। वर्डिंग थोड़ा सा देखेगा वो एक आधा क्वेश्चन का, बट फार्मूला मेन है। वर्डिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे इट्स ओके, बट आपके लेकिन वर्डिंग में भी सेल एड्रेस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके, थोड़ा सा लिखने का वर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे, किसी ने थोड़ा अलग तरीके से, कोई ऐसा बोलता है क्लिक एट सेल F2, कोई बोलता है सिलेक्ट द सेल F2। देखो ना मैंने यहाँ पे लिखा क्लिक एट सेल F2, कोई लिखने के टाइम ऐसा भी लिखेगा सिलेक्ट द सेल F2। तो बच्चों सिलेक्ट द सेल F2 और क्लिक एट सेल F2 एक ही बात हुआ ना। ओके, उसके लिए टेंशन नहीं, बट जो एड्रेस है ना वो अगर चेंज हुआ ना तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये बना सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वेश्चन। मतलब आपको एग्जाम में इस तरह से प्रेजेंट करना है अगर फार्मूला वाला क्वेश्चन आया तो। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी जगह बना लेते हैं नीचे। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो बच्चे लोग। द फॉलोइंग डेटा हैज़ बिन इंटर्ड इन द वर्कशीट। ये डेटा पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसमें मतलब एम्प्लॉयज़ का नाम है आदिल, दर्शा, करेक्ट ना, ऐसा करके नाम है। और 5 एम्प्लॉयज़ है टोटल, एक हेडिंग में गया है ना, इसके लिए 5 ही है। HRA निकालना है, DA निकालना है, PF निकालना है, PF मतलब प्रोविडेंट फंड निकालना है, और नेट पे निकालना है। और कैसे निकालना है तो नीचे स्टेप्स बोला है लिखने को। तो बच्चों अभी इसमें हेडिंग, अंडरलाइन और क्लिक एट सेल, वो तो अभी आपको ट्रिक है। और इसमें ड्रैग सबका नीचे की तरफ ही आएगा, कभी राइट में नहीं जाएगा। जैसे HRA वो भी नीचे ड्रैग करोगे। तो एक लिख के बता दूँ फिर से एक बार, ये देखो एक लिख के दिखा देता हूँ बच्चों, फिर बाकी का आप लोग को आइडिया आ जाएगा। ए आंसर में ए, टू कैलकुलेट, पहला क्या कैलकुलेट करोगे, HRA। देखो ना HRA का ही दिया है ना पहले, फिर उसको क्या करोगे, अंडरलाइन। अभी HRA कैलकुलेट करने के लिए आप कहाँ जाओगे बच्चे लोग, जल्दी बोलो, C2 में। तो यहाँ पे क्या लिखने का, क्लिक एट सेल C2 and type the formula as, okay, click at cell C2 and type the formula as। फिर फार्मूला ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है बच्चों, इक्वल टू से। और ये देने के बाद आप इंटर का साइन दोगे और वापस बोलोगे क्लिक एट सेल C2 and नहीं C2 अगेन, एक मिनट, C2 अगेन एंड ड्रैग व्हाट, फिल हैंडल। बच्चों लोग ये वर्ड याद रखना, फिल हैंडल, वो जो डॉट पकड़ के आप खींचते हो ना नीचे फार्मूला कॉपी करने के लिए, उसको बोलते हैं फिल हैंडल अप टू सेल। सो क्लिक एट सेल C2 अगेन एंड ड्रैग फिल हैंडल अप टू सेल किधर तक देख लो, C6, ठीक है ना बच्चे लोग। अब ये मैं बाकी DA, PF और नेट पे का वर्डिंग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों क्या क्या चेंज होगा। जरा एक मिनट सिलेक्ट कर लो यहाँ पे से क्या क्या चेंज होगा। मतलब ये देखो, एक तो ये C2 चेंज होगा, C2, और एक लास्ट वाला ये चेंज होगा, बाकी सब सेम ही रहने वाला है। और हाँ, ये हेडिंग सबका अलग अलग, ये वाला चेंज होगा, ये
किसी का डीए, किसी का पीएफ, किसी का नेट पे। तो क्या क्या चेंज होगा मैंने आपको सर्कल कर दिया, बाकी के सब इसमें, ठीक है। हाँ, अभी ये पहला फॉर्मूला क्या, लेट्स सी, पहला फॉर्मूला क्या बोला उसने, HRA एज 45% ऑफ बेसिक, 45% ऑफ बेसिक और 18,000 विच एवर इज लेस। विच एवर इज लेस का मतलब होता है बच्चों, अगर 45% 18 से ज़्यादा आ रहा है, जैसे 20,000 या 22,000, तो आपको 18 लेना है। बट अगर 15 आ रहा है, 14 आ रहा है, 14,000 या 15,000 आ रहा है, तो फिर आपको 18 लेना है। ओके, मतलब विच एवर इज लेस मतलब जो दोनों में लेस है। एक बार वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सेकंड वाला बोला ना, उसमें शायद मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। अगर 14 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 14, 15 वाला लेना है, 18 ही लेना है, क्योंकि विच एवर इज लेस बोला ना। लेकिन अगर 22 आ रहा है, 25 आ रहा है, 28 आ रहा है, तो बच्चों 18 लेना है, 18 लेना है। विच एवर इज लेस मतलब दोनों में जो छोटा होगा वो, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा, इक्वल टू दोनों दो कैलकुलेशन देना है, तो इसका मतलब मीन ब्रैकेट, पहला तो उसका कैलकुलेशन किसका, B2 बच्चों लोग, B2 इंटू कितना परसेंट, 45%, तो 45%। इसमें एक अच्छी बात पता है क्या है, एक्सेल के अंदर परसेंटेज का साइन अलाउड है। अगर ये नहीं अलाउ होता ना, तो हम लोग अपॉन 100 करते। जैसे MySQL के अंदर हम लोग जनरली परसेंटेज अलाउ नहीं होता है, तो अपॉन 100 करना पड़ता है, बट यहाँ पे परसेंटेज का साइन अलाउड है। कॉमा बच्चे लोग, ये सेकेंड आर्गूमेंट, कॉमा कितना, 18,000, 18,000 में कॉमा मत देना, ये ऊपर दिया ना, इधर मत देना, 18,000 ब्रैकेट बंद, एंटर। ऑटोमेटिकली क्या करेगा एक्सेल, दोनों देखेगा, ब्रैकेट के अंदर के दोनों की वैल्यू देखेगा, जो भी उसको छोटा लगता है वो सेल के अंदर वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और वही तो है विच एवर इज लेस। अच्छा, ये विच एवर इज मोर होता तो मीन की जगह मैक्स हो जाता। समझ में आ गया बच्चे लोग। अच्छा, अभी बाकी के जो केसेस है ना, मैं उसमें सिर्फ फार्मूला दे रहा। अभी ये आपको वर्डिंग आपको पता चल गया क्या लिखना है, बी में, सी में, डी में, तो मैं सिर्फ अभी फार्मूला बता रहा हूँ। क्या क्या चेंज होगा बच्चे लोग आपको पता है। जैसे अभी डी ए, तो डी ए के लिए आप क्या चेंज करोगे, हेडिंग में टू कैलकुलेट डी ए, नीचे क्या करोगे, सेम लाइन बट उसमें C2 की जगह लिखोगे D2, नीचे भी D2, और ड्रैग किधर तक होगा, D6 तक, सेम टू सेम वर्डिंग। तो आप बोलोगे सर सिर्फ फार्मूला बता दो, बाकी अभी हमको लिखने को आ गया, बस इसका खाली फार्मूलाज दे दो। तो इसका फार्मूला देखो कैसा आएगा मतलब ये बी का फार्मूला, फिर सी का फार्मूला और डी का फार्मूला, तीनों फार्मूला दिखा देता हूँ। बाकी वर्डिंग आप ज़रा संभाल लेना, क्या क्या चेंज होगा मैंने राउंड कर दिया, लेकिन वो लिखना ज़रूरी है बच्चों, भूलना मत। मैं सिर्फ अभी तीनों का बाकी का फार्मूला दे देता हूँ। क्या बोला डी ए का फार्मूला, लेट्स से डी ए एज 130% ऑफ बेसिक और ₹20,000 विच एवर इज मोर। मैंने क्या बोला था बच्चों, विच एवर इज लेस आया तो मिन, और विच एवर इज मोर आया तो मैक्स। तो इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट किसका, B2 का, तो ब्रैकेट में B2 इंटू कितना परसेंट, 130%, तो 130%, नहीं तो कितना, कॉमा कितना, 20,000, 20,000 में कॉमा मत देना। हो गया बच्चों। ओके, सो दिस इज नथिंग बट योर सेकेंड फार्मूला। बट हाँ, इसके ऊपर नीचे वो लिखना मत भूलना, वो जो वर्डिंग है ना जो मैंने दिया फर्स्ट में, वो बराबर डाल देना, वो भूलना मत, ठीक है। चलो अभी सी का फार्मूला क्या बोल रहा है, पीएफ जो है ना वो 12% ऑफ बेसिक है बच्चों, 12% ऑफ बेसिक। अभी बेसिक किधर है, B2 में, उसका कितना परसेंट, 12%, तो इक्वल टू बेसिक का 12% मतलब B2 इंटू 12%, तो 12%, इंटर, डन बच्चों, ठीक है। फिर अभी इसने नेट पे क्या बोला है, नेट पे जो है वो बेसिक DA HRA सबको प्लस करना है, मगर उसमें PF लेस करना है। तो देखो एक बात है, जो स्टार्टिंग में ज़्यादा सेल है ना उसको सम से लो, लेकिन माइनस करना है एक ही सेल, उसको डायरेक्टली एक ही सेल एड्रेस दे देना माइनस करके, मतलब -E2। मतलब इसका लिखने का तरीका कैसा, इज इक्वल टू सम, कहाँ से सम लेना, B2 यानी बेसिक DA और HRA सब एक साथ ले लो, तो B2 से लेके D2, ये तो हो गया ना सम। और फिर क्या करना, माइनस, उसमें प्रोविडेंट फंड क्या कर देना माइनस, तो माइनस वॉट, E2। बच्चे लोग इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, और अगर आपको ये सम नहीं यूज़ करना है ना तो एक एक करके भी ले सकते हो। कैसे, B2 प्लस C2 प्लस D2 और माइनस E2, ये दोनों फार्मूला राइट है, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं ज़रा ऊपर कर दूँ व्यू, हाँ ये देखो फार्मूला देख लो।
अगर आपने स्टार्टिंग के 3 सेल को सम लिया और बाद में E2 को माइनस किया, दैट इज ऑल्सो वैलिड। या फिर एक काम करो, सम फंक्शन यूज ही मत करो, इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2, लाइन से तीनों को प्लस कर दो और एक प्रोविडेंट फंड को क्या कर दो, माइनस। तो ये आपका हो गया बच्चों सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अभी देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो अपने शॉर्ट वीडियोस के हिसाब से हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बाकी का सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे फिर। ठीक है ना बच्चों? हाँ, तो थर्ड को मैं नए पेज पे ले लूँ। चलो अभी ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के पेपर का है। क्या पूछा है ज़रा ध्यान से देखो। उन्होंने नेम दिया है, मंथली सैलरी दी है, ठीक है, और ऊपर क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग वर्कशीट फाइंड द डेज प्रेजेंट एंड प्रोपोर्शनेट सैलरी इन कॉलम डी एंड ई। नंबर ऑफ डेज एंड प्रोपोर्शनेट सैलरी ई में निकालना। मतलब पहले डे प्रेजेंट यहाँ निकालना, प्रोपोर्शनेट सैलरी यहाँ निकालना। ठीक है, एज्यूमिंग दैट देर आर 25 वर्किंग डेज इन अ मंथ। मतलब एक मंथ में वर्किंग डेज है ना 25, बाकी जो डेज उन लोग नहीं कंसिडर कर रहे वो हॉलीडेज, मतलब वर्किंग डेज 25, बाकी का जो डेज है वो छुट्टी, मतलब वर्कर्स को जो हॉलीडेज है ना वो काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, हाँ, अब इसमें नंबर ऑफ डेज जो प्रेजेंट है वो कैसे निकालने का, तो देखो डेज एब्सेंट निकाला इन्होंने 4। ठीक है, और मंथली सैलरी कैसा है, ये 30,000, मंथली सैलरी 30,000। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेट सैलरी कितना, तो बच्चे लोग अभी यहाँ पर ओके इन्होंने क्या एज्यूम करने को बोला, द 25 वर्किंग डेज इन अ मंथ। ध्यान से देखो, अगर मैं ये डेटा, ये तीन रोज अगर मैं कॉपी करके एक्सेल में लेके जाऊँ तो आप लोग को थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे से समझा सकता हूँ। चलो ना, कंट्रोल सी एक्सेल के अंदर कंट्रोल V, कंप्लीट नहीं बच्चों, 3 सेल डेटा। मतलब मेरे को ये निकालना है डेज प्रेजेंट, कितना दिन प्रेजेंट है, तो 25 डेज वर्किंग डेज है। ओके, और उसके बाद मेरे को उसका प्रोपोर्शनेट सैलरी निकालना है। ठीक है ना, और डेज प्रेजेंट। हाँ, तो बच्चे लोग एक मिनट, इसको नॉर्मल ले लूँ पहले, तो होम फॉर्मेट पेंटर, इसका फॉर्मेटिंग निकाल देता हूँ। चलो ये नॉर्मल हो गया ना, एकदम नॉर्मल, जैसे आपने टाइप किया ना वैसे हो गया। ठीक है, जैसे टाइप किया वैसे हो गया बच्चों। हाँ, अभी नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट, हाँ ये जो नंबर ऑफ डेज है ना वो एब्सेंट है, ये नंबर ऑफ डेज क्या है, एब्सेंट। तो 25 में से इतना माइनस, इसका मतलब इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेज कितना, 25 वर्किंग डेज, जिसमें से माइनस इसका सेल एड्रेस क्या है, D2 इंटर। तो मतलब डेज प्रेजेंट कितना 21 और यहाँ पे कितना 23, क्योंकि टोटल 25 है, उसमें से 2 दिन एब्सेंट ना, ये एब्सेंट है, तो मतलब ये आ गया, बराबर ना। अब उसने क्या बोला, प्रोपोर्शनेट सैलरी कैसे निकालना है, प्रोपोर्शनेट सैलरी। ओके, तो ये मंथली सैलरी है, पूरे मंथ का सैलरी है। तो बच्चों लोग प्रोपोर्शनेट सैलरी कैसे निकालने का, तो सबसे पहले रूल याद रखना, एक 1 डे का सैलरी फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड। ये मत देखो फेब्रुवरी है, जनवरी है या मार्च है। बच्चों जनवरी, फरवरी, मार्च कुछ भी हो, कंपनीज ऑलवेज कंसिडर 1 डे का सैलरी बाय डिवाइडिंग 30, नॉट बाय 25। ये बात ध्यान रखना, एक दिन का सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, डिवाइडेड बाय 30। और ये जो बैंक का जो कैलकुलेशंस भी होता है ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, तो दे कंसिडर एवरी मंथ 30 डेज। मतलब उनका जो कैलकुलेशन कैलेंडर होता है ना वो 365 डेज का नहीं होता है, वो 360 डेज का होता है। ये बात हमेशा याद रखना, बिकॉज दे कंसिडर एवरी मंथ 30 डेज बैंक के कैलकुलेशंस के लिए, करेक्ट ना। ये हमेशा याद रखना बच्चों, ऐसा नहीं है कि फरवरी में नंबर ऑफ डेज कम है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अलग हो जाएगा, गलत बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा, इक्वल टू एक दिन का सैलरी कैसे निकालेंगे हम लोग, C2 डिवाइडेड बाय 30। ये क्या हो गया पता है बच्चों, ये एक दिन का सैलरी मिला, 1 डे का सैलरी। अब कितने दिन प्रेजेंट है उसके साथ इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई विथ डेज प्रेजेंट, यानी E2। तो ये बना उसका प्रोपोर्शनेट सैलरी। ये देखो दोनों का,
एक का 21,000 और एक का 34। वापस ज़रा फार्मूला देख लो, मैंने क्या बोला कि यू हैव टू कंसिडर कि जो मंथली सैलरी है ना उसको पर डे का सैलरी निकालने के लिए यू हैव टू डिवाइड विथ 30। 25 से मत करना, 25 तो वर्किंग डेज है, बट एक दिन के सैलरी के लिए 30 से डिवाइड करने का। तो एक दिन का सैलरी मिला और कितना दिन प्रेजेंट है, वो 21 डेज प्रेजेंट है, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें ना मतलब क्वेश्चन सामने आने के बाद में भी करना क्या है ना, बच्चे लोग को वही नहीं समझ में आएगा। मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज क्या हो जाएंगे, सर ये क्या बोला, क्या है करने को, वही नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन देखो ना, अभी 2 फार्मूला आपका मेन है। हाँ एक बार इधर आ जाओ। ये क्वेश्चन में उन्होंने किधर भी नहीं लिखा कि क्या, तो सीधा वर्कशीट बना के दे दिया, डेज प्रेजेंट निकालो और प्रोपोर्शनेट सैलरी निकालो। तो इसको सोल्यूशन कैसे बनाने का, फिर से एक बार हो, टू कैलकुलेट डेज प्रेजेंट, क्लिक एट सेल D2। अभी वो वर्डिंग वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, वो आपको पता है, ड्रैग नीचे करना है, किधर तक, 8 तक, D8 तक। ओके D8 तक ड्रैग कर देना है, ठीक है ना, फिल हैंडल को, वही जैसे पहले क्वेश्चन में कराया था ना वैसे। मेन 2 फार्मूला दिखा देता हूँ, पहला डेज प्रेजेंट का और दूसरा प्रोपोर्शनेट सैलरी का। तो पहला फार्मूला बनेगा इक्वल टू, बच्चे लोग, इक्वल टू डेज प्रेजेंट का क्या था, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना था, 25 वर्किंग डेज ना, माइनस इसका सेल एड्रेस क्या है, C2 इंटर, ये आपको मिल जाएगा डेज प्रेजेंट, सबका डेज प्रेजेंट मिल जाएगा। और फिर प्रोपोर्शनेट सैलरी कैसे मिलेगा, इक्वल टू जो मंथली सैलरी है ना B2, उसको एक दिन का सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 30, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डेज प्रेजेंट के साथ, डेज प्रेजेंट मतलब D2। हाँ लेकिन भूलना मत बच्चों लोग, भूलना मत, आपका ये ऊपर नीचे वर्डिंग वगैरह देना है। ओके मतलब वो क्लिक एट सेल, मतलब पहले टू कैलकुलेट डेज प्रेजेंट, फिर अंडरलाइन, फिर क्लिक एट सेल D2 एंड टाइप द फार्मूला एज, फिर ये वाला फार्मूला पहला वाला, फिर क्लिक एट सेल D2 अगेन एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू D8। वैसे ही आपका ई के लिए भी वैसे ही सेम वर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, 3। ओके तो अभी जो नेक्स्ट जो अपना कंटिन्यूशन में मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उसमें बाकी के क्वेश्चन जो अराउंड 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे, बाकी के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, फाइन। और ये करने के बाद में भी फिर आप लोग का वो जो स्टेप्स वाला क्वेश्चन है ना, उसकी मैं थोड़ा सा बना लूँगा ये, और स्टेप्स भी लेकिन करके जाना, क्यों मालूम है, क्योंकि अगर 8 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन स्टेप्स का आ गया तो क्या करोगे, फिर रिस्क है ना। बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर फार्मूला अच्छे से आ गया, स्टेप्स रहने दो, स्टेप्स जाने दो, बट अगर दोनों स्टेप्स के क्वेश्चन आए, फार्मूला का नहीं पूछा तो क्या करोगे, फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो दैट इज़ द रीज़न आपको स्टेप्स भी पढ़ के जाने हैं, आपको फार्मूला वाले क्वेश्चन भी करके जाने हैं। ओके क्योंकि क्वेश्चन जो 8 है ना, 5 का जो ए वाला पार्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कभी कभी वो स्टेप्स भी पूछ सकते हैं, कभी दोनों फार्मूला भी पूछ सकते हैं, कभी एक फार्मूला और कभी एक स्टेप, तीनों पॉसिबिलिटी है। इसलिए बच्चों दोनों टॉपिक रेडी करके जाना है, पहले बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो बाकी के क्वेश्चन है ना इसके, ये जो नोट्स के, ओके ये अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।